जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं अश्विनी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। साथियों, सीटेट PYQ सीरीज़ के बारे में बात करें तो आज हम लोग EBS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और EBS से संबंधित हम लोगों ने 2021 में जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था उससे संबंधित कुछ 15 क्वेश्चंस पर हमने चर्चाएँ की थी। आज उस पेपर का जो शेष 15 क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चाएँ करेंगे। साथियों, यह प्रश्न जो हैं, यह PYQ सीरीज जो है, यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इन क्लासेस को एक एक क्वेश्चंस को भली भांति देखिए और साथ ही साथ जो भी एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं उन्हें ज़रूर सुनिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नोट भी ज़रूर कीजिएगा। आइए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आइए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ये तो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है। फिर कह रहा है बच्चों में संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना। तो क्या पर्यावरण के अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना तो मैथमेटिक्स का उद्देश्य, इसलिए ये बात गलत हो जाती। फिर है बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना। सत्यात्मक कौशल से तात्पर्य ये है, अगर बात करें सत्यात्मक कौशल का मतलब क्या है, तो साथियों जो साइकोमोटर स्किल्स होते हैं उन्हें हम सत्यात्मक कौशल कहते हैं। तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। सही आंसर के, और यहाँ आप देख सकते हैं विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती। अगर कहा जाए कि पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आपका पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता को विकसित करना ही आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, है ना। प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 5 का पाठ, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी, ठीक है ना, शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 के पाठ का एक प्रश्न है कि किसानों की कहानी बीज की जुबानी, ठीक है ना, से शुरू होती है। क्या पाठ की बात करें तो पाठ इस क्या नाम है शीर्षक से शुरू होती है, ठीक है ना। तो वही पूछ रहे हैं, आगे मुख्य प्रश्न के द्वारा पूछा जाता है कि जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, ठीक है ना। तो अब मुख्य प्रश्न पर 3-4 बातें कही गई हैं, वो चारों बातों में से कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस प्रश्न से रिलेट करती हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, स्टेटमेंट नंबर 1 की, तो उसमें कहा गया है कि बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। फिर कह रहा है कि बच्चों को स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। फिर कह रहा है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। आप एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अभी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। तो जो किसानों की कहानी बीज की जुबानी, तो ऐसी किसी कहानी से आप कक्षा में जो, फिर उसने पूछा कि जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, तो एक खेत से संबंधित चीज़ों पर चर्चाएं लेने से या वहाँ जानकारी लेने से क्या कक्षा में अनुशासन पैदा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों को स्मरण आधारित कौशलों को विकसित करेगी। नहीं साथियों, इससे उनके स्मरण, उनके रिमेंबरिंग पावर में या स्किल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यह ऑप्शन भी अपने आप कट जाता है। तो अब देखिए आप, बचे 2 और जो 2 बचे हैं ए और बी, यही आपके प्रश्न का सही जवाब है।
कि जब आप किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के रूप में बच्चे जैसे जो भोजन हम खाते हैं उन्हें को कौन पैदा करता है, तो इससे आप क्या चीज़ें एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो वह है कि बच्चों की सोच को आप एक नए दिशा की ओर मोड़ रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए और बी जो है जिस ऑप्शन में दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, ये क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो सीटेट का क्वेश्चन पूछने का मोड है वो चेंज हुआ। पहले के क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड हुआ करते थे, आज जो हैं वो ब्रांचियल बना दिए हैं, कई ऑप्शन दे करके उसके बाद पूछते हैं कि ए बी सही होगा, बी सी डी सही होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन को बड़ा बना देते हैं, मतलब बोधात्मक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बनाने लगे हैं, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है। तो इसमें सीधे सीधे उपथीम को पूछ लिया गया है, थोड़ा सा घुमा करके। आप जानते हैं कि पर्यावरण में 6 थीमों का जिक्र किया गया है। अगर आप 6 थीम को जानते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप आराम से इस प्रश्न का जवाब देख सकते हैं। ठीक है ना। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, तो ये तो थीम है, उपथीम नहीं। फिर है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, तो यह भी तो थीम है। फिर आवास शेल्टर, यह भी थीम है। तो अब जो बचा जानवर और पौधे यही परिवार और मित्र से निकल करके आए हुए उपथीम है, इसलिए इसमें पूछा ही गया है कि कौन सा उपथीम है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और क्लासेस आपको पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे वो अन्य मित्रों में भी शेयर कीजिएगा जिन्हें PYQs, वो भी ऑनलाइन पेपर्स की PYQs देखनी है या सॉल्व करनी है, उनमें शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको लगातार सभी सब्जेक्ट्स के आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 में पूछा गया है, आइए साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको नहीं से संबंधित पूछे जाएं, नेगेटिव पॉइंट्स को पूछा जाए तो वहां आप तुरंत उसे गोले में घेर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चंस अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं और आप गलत ना बता करके सही का ऑप्शन चूज करके अपने प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस्से और कहानियों द्वारा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, किस्से और कहानियों द्वारा। फिर है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने में अवसर देना, ठीक। फिर है प्रत्येक उपप्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। और चौथा है कि बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी नेगेटिव पॉइंट्स आपको ढूंढने होंगे, अगर वहाँ बात स्मरण करने की, रिमेंबर करने की बात की जाए तो वह हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट होगा और वही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। इसमें अगर बात करें कौन सा आंसर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आप ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करके आगे बढ़ लीजिए। आइए देखते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो यहाँ सीधे शिक्षण सूत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे तो और कुछ नहीं है, आपको केवल एक शिक्षण सूत्र पहचान लेना है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है, ठीक है ना। लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग या शिक्षण सूत्र आप कह सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि यहाँ नीचे आप देखेंगे मूर्त से अमूर्त, ठीक, फिर है अमूर्त से मूर्त, फिर है वैश्विक से सामान्य, फिर है अज्ञात से ज्ञात। तो आप ध्यान दीजिएगा
ये चीज़ें जो हैं वो पलट दी गई हैं। जैसे आप अज्ञात से ज्ञात देख रहे हैं, ये ज्ञात से अज्ञात होता है, नोन टू अननोन होता है, ना कि अननोन टू नोन होता है, तो गलत हो गया। ये वैश्विक से सामान्य आप देख रहे हैं, चाहे इसे विशिष्ट से सामान्य कहें, चाहे आप वैश्विक से सामान्य कहें, चीज़ एक ही। तो यहाँ सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। आप देख सकते हैं दूसरा है अमूर्त से मूर्त। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है, ठीक है ना, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ आपको केवल और केवल आप अपने प्री नॉलेज पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 बातें जो दी गई हैं वह सीधी नहीं बल्कि अपोजिट दी गई हैं। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है, जिसमें दिया गया है कि मूर्त से अमूर्त, ठीक है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की और जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। आ जाइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 81 की, तो 81 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं पूछा है। तो आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। दूसरा है यह संदर्भित है। तीसरा है यह बाल केंद्रित है। और चौथा पूछा गया है यह एक विषय क्षेत्र है। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कह रहा है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया। यह केवल और केवल सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे नहीं, यह केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसे हम अन्य रूपों में भी सीखते हैं, ठीक है ना, इसे हम अन्य रूपों में भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण के बारे में केवल पाठ्य पुस्तकों और विद्यालयों में ही सीखते हैं, बल्कि हम अपने परिवेश से भी क्या करते हैं, पर्यावरण के बारे में जानते और सीखते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉइंट जो है वही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब। 1 मिनट, गुण नहीं होना चाहिए, एक विषय 1 मिनट रुकिए, इट इज नहीं, 1 मिनट फिर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है यह एक विषय क्षेत्र है। वही हम कह रहे हैं, केवल ऑप्शन हम आपको इस पर लगा दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुल रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है। देखिए, इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एरिया, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया, थोड़ा सा केवल इंटीग्रेटेड का अंतर। एकीकृत मतलब और भी चीज़ों को जोड़ते हुए, है ना, जबकि यहाँ केवल कह रहा है एक विषय क्षेत्र है। केवल एक विषय क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये एक विषय क्षेत्र के अतिरिक्त भी और भी चीज़ों को अपने आप में समाहित किए हुए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, 1 नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। आ जाइए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर और बात करते हैं 82 में क्या कहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न पूछा गया कि भोजन किस प्रकार, 1 मिनट, पूछ रहा है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। वह भोजन किस प्रकार से खराब होता है इसके बारे में चीज़ें चर्चाएं कर रहा है इन चीज़ों पर अपने बच्चों से, अपने छात्रों से, ठीक है ना। तो अब यही कह रहा है कि ऐसी कौन सी चर्चा है जो कि इससे संबंधित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना। बिल्कुल, आप देखेंगे भोज्य पदार्थ को, उसका अवलोकन करेंगे और उससे संबंधित चीज़ों को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, ये तो बात सही है। फिर विश्लेषण, बिल्कुल आप एनालिसिस करेंगे कि ये खराब क्यों हो रहा है। फिर है प्रयोग करना, बिल्कुल आप एप्लीकेशन आप देखेंगे। प्रयोग करने का मतलब ये है कि आप उसमें उस भोज्य पदार्थ को सही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना।
तो यह भी सही होगा। स्मरण करना, याद करने जैसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि याद करके आप क्या चीज़ें समझ पाएंगे, क्या चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के अध्ययन में ज्ञान की क्या है, ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन यानी इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है। आइए देख लेते हैं। पहला है वास्तविक जीवन की घटनाएं। तो आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल वास्तविक जीवन की घटनाएं जो हैं यह पर्यावरण के ज्ञान की रचना के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। फिर है समुदाय सदस्य, क्या है, कम्युनिटी मेंबर कह सकते हैं आप, ठीक। तो बिल्कुल कम्युनिटी मेंबर भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। फिर है कक्षा की चार दीवारी, बाउंड्री ऑफ क्लासरूम। तो बिल्कुल नहीं साथियों, आप अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान के रचना की प्रभावशाली संसाधन क्या है, तो वह बाउंड्री ऑफ क्लासरूम नहीं होगी, ठीक है ना। और प्रश्न यही पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो यह आपको मिल गया। चौथा है बच्चों के स्थानीय संसाधन का प्रयोग, यह भी बात बिल्कुल सही कही गई है। तो इसमें बात करें कि 83वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कक्षा की चार दीवारी जो है यही आपका गलत है। और देखिए अब कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है कक्षा की चार दीवारी, ठीक है ना, यानी सी, केवल सी जो है यही गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है केवल सी, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। और 84 की बात करें तो पूछा गया है कि ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्त या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। आइए एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। पहला है मानचित्र और चित्र। बिल्कुल यह चीज़ आप उसे बताने में यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर आइए नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं व्याख्यान और चर्चा। क्या कह रहा है, व्याख्यान और चर्चा। और ध्यान दीजिएगा बात की गई है कक्षा 5 की। कक्षा 5 के छात्रों के साथ क्या आप एक्सप्लेनेशन मेथड यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, तो यह बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट है। वहाँ आप व्याख्या दे करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर वही स्टूडेंट जो होते वो प्राइमरी के नहीं बल्कि हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस के होते, तो वहाँ आप एक्सप्लेनेशन मेथड जो है वो टीचिंग में यूज कर सकते थे। तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक। फिर क्या है, तीसरी है कि सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप चीज़ों को, आप वैसे बोलती इमारतें हैं ना, तो इस चीज़ों को आप देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे, साथ ही साथ उस पर देखने को उपरांत क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ये चीज़ें कैसे घटित की गई हैं या बनाई गई हैं, या जो भी चीज़ें गतिविधियां होती हैं वो कैसे घटित हुई हैं, उन सब पे आप चर्चाएं कर सकते हैं। फिर है बच्चों को नारे लिखने को कहेंगे। क्या कह रहे हैं, बच्चों को नारे लिखने को कहेंगे। तो यहाँ स्लोगन लिखने जैसी चीज़ें कोई भी इसका औचित्य नहीं बनता। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जिस ऑप्शन में ए और सी दिया गया है वही आप प्रश्न का सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में पूछा गया है कि बच्चों के सीखने की प्रकृति के वर्ण अभिलेख आधारित हैं। वर्ण अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ध्यान इंग्लिश में देख सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो हैं यह किस पर आधारित होते हैं, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है मौखिक तकनीक पर, दूसरा है प्रोजेक्ट तकनीक पर, तीसरा है अवलोकन तकनीक पर, चौथा है कि
अधिविन्यास तकनीक यानी असाइनमेंट टेक्निक पर। तो आप जानते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन टेक्निक पर होते हैं, यानी अवलोकन टेक्निक यानी तरीके पर या तकनीक पर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। 86 में पूछा गया है कि CCE फिर आगे है के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। पर्यावरण CCE के अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो बात करें ये क्या नाम है, स्व आकलन, ठीक है ना। स्व आकलन इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश देखना चाहते हैं ऊपर आ जाइए, यहाँ देख सकते हैं कि एज पर CCE सेल्फ असेसमेंट इन EVS इज रिलेटेड टू। तो आप जानते हैं कि असेसमेंट की स्थिति की बात करूं मैं तो असेसमेंट 3 प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है ना। आकलन जो हैं वो 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक आकलन जो होता है वह स्वयं आकलन किया जाता है। दूसरा आकलन जो होता है वो आप किसी भी लेसन को मान लीजिए पढ़ा रहे हैं आप, तो उसके दौरान करते हैं आप आकलन। और एक आकलन जो होता है वह आप जैसे लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ाने के बाद उस लेसन का करते हैं उसका होता है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। यह यहाँ स्व आकलन की बात कर रहा है, तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला है सीखने के समान आकलन, फिर है सीखने के लिए आकलन, फिर है सीखने का आकलन, फिर है सीखने के अंदर आकलन। तो सीखने के अंदर आकलन जैसी कोई बात नहीं होती। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, ठीक। तो सीखने का आकलन जो होता है यह आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ाने के उपरांत जो आकलन आप करते हैं वह सीखने का आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन जो होता है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, यह होता है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस दौरान बच्चों से चीज़ें पूछ लेते हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। और सीखने के समान आकलन जो होता है यानी असेसमेंट एज लर्निंग, यह जो होता है यह स्व का आकलन, स्वयं का आकलन होता है। इसमें आप खुद ही अपना आकलन करते हैं कि हम किसी भी विषय वस्तु पर या किसी भी चैप्टर पर अपनी कितनी पकड़ बना लिए हैं। तो इसमें सही उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, 1 दिया गया है, यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि सीखने के, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो के बारे में क्वेश्चन बना है, आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख, बिल्कुल सही है, यह पोर्टफोलियो। उसके बाद है कि बच्चों द्वारा अपने कार्यों का प्रदर्शन करने में समर्थ बनाता है, यह भी सही। फिर है कि सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, जी नहीं। यह पोर्टफोलियो जो होता है जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो डिसिप्लिन से संबंधित हो, चाहे वो गेम से संबंधित हो, सारा रिकॉर्ड जो है वह आपका पोर्टफोलियो में दर्ज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से केवल 1 वर्ष का नहीं बल्कि पूरे जो भी जितने भी वर्षों तक वह पढ़ता है सबके लिए होता है, पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड पोर्टफोलियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। बच्चों के सीखने और आकलन, भाई क्या है कि आप देखते हैं कि पोर्टफोलियो के माध्यम से ही विद्यालय से आप बच्चों की करंट पास्ट कंडीशंस क्या थी उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चा 1 में कैसा था, 2 में क्लास 2 में कैसा हुआ, क्लास 3 में कैसा हुआ,
कैसे उसके एजुकेशनल स्टेटस रहे, कैसे वो गेम में पार्टिसिपेट करता था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पोर्टफोलियो के माध्यम से पता चल जाती हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन गलत कहा गया है, बाकी 3 ऑप्शन ए बी डी जो हैं ये सही हैं। देख लीजिए जिस ऑप्शन में ए बी और डी दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेदभाव का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं आप, इसके बारे में वही आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, दूसरा है कि व्याख्यान का आयोजन करके, फिर है व्याख्यान के पश्चात चर्चा करके, फिर प्रदर्शनी का आयोजन करके। लिंग भेदभाव से संबंधित अर्थपूर्ण क्या करना है, संपादन आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप ये जिस पेपर के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं वह है प्राइमरी का, ठीक है ना। तो प्राइमरी की बात जब भी जुड़ती है और अगर आपको ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन से संबंधित चीजें दिखती हैं तो तुरंत उसे काट दीजिए। यहाँ आप बी और सी, एक और बी और सी यानी 1 और 2 और 3 को तुरंत काट दीजिए, बनता ही नहीं। प्रदर्शनी आयोजन करके, यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप देखेंगे कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन कर, आप अगर बच्चों को इस टॉपिक पर बातचीत करने का मौका देंगे, उसके साथ ही साथ आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि वो लिंग भेद पर आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का, ठीक है ना। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। असेसमेंट पर क्वेश्चन बना, ठीक है ना। तो पहला देखिए, बंद उत्तर वाले प्रश्न यानी क्लोज्ड टाइप क्वेश्चंस, ठीक, या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फिर विस्तारित प्रश्न, इलैबोरेटिव क्वेश्चंस, ठीक है ना, फिर है सृजनात्मक प्रश्न, क्रिएटिव क्वेश्चंस। तो आप जानते हैं कि सबसे कम उपयोगी या उपयुक्त जो क्वेश्चंस होंगे वह क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि यहाँ आपको एस और नो में रिप्लाई करना होता है, या आप एक शब्दों में या एक वर्ड्स में या 1 सेंटेंस में अपनी रिप्लाई जो है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबसे उनका आकलन करने में सबसे कम उपयुक्त जो होता है वह क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। पहला सहयोग, दूसरा स्मरण करना, तीसरा पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा चौथा पाठ्य पुस्तकें। तो अगर पर्यावरण में अध्ययन के आकलन का संकेतक होना पूछा जाए तो हमेशा कंट्रीब्यूशन या सहयोग जो है यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। साथियों, ये रहे आपके एबीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इसकी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो आपके बात करें कि नॉलेज को और भी गेन करेंगे और भी नॉलेज कलेक्ट कर पाएंगे आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आपको किसी और भी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है वो PYQ सीरीज, ठीक है ना। तो आपको इन्हीं प्रश्नों पर हम लगातार क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप अगर क्लास में पहली बार
देख रहे हैं, पहली बार क्लास को विजिट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।